मित्रों नमस्कार, मैं हूं अनिल यादव। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा में। मित्रों आज के वीडियो में हम फ्रांसिस गाल्टन के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे, क्योंकि मित्रों यहां से आपके एग्जाम बीएड सेमेस्टर, डीएलएड सेमेस्टर, यूपी टेट और सीटेट में कम से कम एक प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। देखिए मित्रों, सुजनन शास्त्र के जनक कौन है, बुद्धि का पहला अध्ययन, बुद्धि परीक्षण की बैटरी, और मित्रों निर्धारण मापनी के जनक, जुड़वा बच्चों पर पहला अध्ययन, और मित्रों जैव सांख्यिकी का वंशानुक्रम का सिद्धांत, सफल असफल लोगों के अध्ययन पर इन्होंने क्या बताया, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। चलिए मित्रों हम पहले पॉइंट की चर्चा करते हैं। सुजनन शास्त्र के जनक कौन है? तो सुजनन शास्त्र के जनक फ्रांसिस गाल्टन है। देखिए मित्रों, इन्होंने अपने इस सिद्धांत में अध्ययन करने के बाद क्या बताया। देखिए मित्रों, इन्होंने अपने इस सिद्धांत में सबसे पहले ऐसे व्यक्तियों का अध्ययन किया जो व्यक्ति चोर थे, बेईमान थे, डाकू थे और मित्रों बलात्कारी थे, हत्यारे थे। ऐसे व्यक्तियों का अध्ययन किया। ऐसे व्यक्तियों के अध्ययन करने के बाद मित्रों इन्होंने देखा कि जो इनकी एक पीढ़ी पिछली थी, उनकी एक पीढ़ी पिछली भी इसी प्रकार के व्यक्ति थे, चोर, डाकू, बेईमान, हत्यारे, बलात्कारी थे। तो इसलिए इन्होंने क्या कहा, इसलिए इन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति हैं जो चोर, उचक्के, बेईमान, बलात्कारी, हत्यारे हैं, ऐसे व्यक्तियों को क्या किया जाए, ऐसे व्यक्तियों को शादी करने की अनुमति ही न दी जाए। इन ऐसे व्यक्तियों का जब शादी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी तो इनका वंशानुक्रम जो होगा वह रुक जाएगा। आने वाली अगली पीढ़ी में ऐसे चोर, उचक्के, बेईमान, बलात्कारी, हत्यारे जन्म नहीं लेंगे। इसी कारण से मित्रों इनके इस सिद्धांत पर बहुत सारा विरोध भी हुआ, लेकिन मित्रों इन्होंने यही बताया कि जो अर्जित गुण होते हैं, जो वंशानुक्रम होते हैं, दूसरे पीढ़ी में लगभग अधिकतर ट्रांसफर हो जाते हैं, जिससे अगली पीढ़ी को भी जो होता है कि समाज विरोधी गतिविधियां करने को देखनी मिलती है। तो मित्रों इन्होंने समर्थन किसका किया? इन्होंने समर्थन किया कि मित्रों ऐसे व्यक्ति जो डॉक्टर हैं, ऐसे व्यक्तियों को शादी करने की अनुमति दी जाए, ऐसे व्यक्ति जो वकील हैं, ऐसे व्यक्तियों को शादी करने की अनुमति दी जाए। यानी कि मिला जुलाकर जो ईमानदार व्यक्ति हैं, जो अच्छे कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्तियों के पक्ष में इन्होंने अपना समर्थन दिया कि ऐसे व्यक्तियों को शादी करने की अनुमति दी जाए, ताकि जो भविष्य में इसी प्रकार के बच्चे क्या हो, पैदा हो, ताकि समाज में जो अच्छे ही वातावरण बने रहे। बुरे व्यक्तियों के पक्ष में इन्होंने शादी करने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि मित्रों इन्होंने कहा कि जब इनका वंशानुक्रम यहीं पर यदि समाप्त कर दिया जाता है तो आगे अर्जित गुणों का संक्रमण नहीं होगा। चलिए मित्रों, यदि हम बात करें, यह थे इनका सुजनन शास्त्र के पॉइंट में। देखिए मित्रों, यदि हम बात करें सुजनन शास्त्र का मतलब क्या होता है। देखिए मित्रों, सु से मतलब होता है सुंदर और जनन से मतलब होता है प्रजनन से, जो कि हमने मित्रों पीछे हमने आपको ये बताया कि ऐसे व्यक्तियों को इन्होंने शादी करने की अनुमति दी जो अच्छे व्यक्ति हो, जो डॉक्टर हो, ईमानदार हो। जब ऐसे व्यक्तियों को शादी होगा तो आने वाला समाज में जो व्यक्ति, जो बच्चे जन्म लेंगे वह अच्छे बच्चे जन्म लेंगे, क्योंकि जो वंशानुक्रम होता है मित्रों वह दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होता है। ऐसा कौन कहा? तो ऐसा फ्रांसिस गाल्टन ने कहा। देखिए मित्रों, अगला पॉइंट की बात करें कि बुद्धि पर पहला अध्ययन किसने किया, तो बुद्धि पर पहला अध्ययन फ्रांसिस गाल्टन ने किया। इन्होंने अपने अध्ययन में क्या किया? इन्होंने मित्रों अपने अध्ययन में दो जुड़वा बच्चों पर अध्ययन किया। दो जुड़वा बच्चों पर अध्ययन करने के उपरांत इन्होंने बताया कि दो व्यक्तियों में, दो व्यक्तियों के बुद्धि में कुछ न कुछ भिन्नताएं अवश्य पाई जाती हैं। दो बालक, दो व्यक्ति, दो जुड़वा बच्चे कभी भी एक समान नहीं हो सकते हैं। उनका व्यक्तित्व, चरित्र, शारीरिक बनावट, कुछ न कुछ, बहुत कुछ अंतर देखने को मिलता है। यह था मित्रों फ्रांसिस गाल्टन का बुद्धि पर पहला अध्ययन। ऐसा माना जाता है कि पहला अध्ययन दो जुड़वा बच्चों पर इन्होंने ही किया। अगला पॉइंट है मित्रों, बुद्धि परीक्षण की पहली बैटरी फ्रांसिस गाल्टन ने बनाई, जो कि वाइट्रिया बैटरी इत्यादि जो बताइए। देखिए मित्रों, अगला पॉइंट है वैयक्तिक विभिन्नता के अध्ययन का जनक कौन है, तो फ्रांसिस गाल्टन है। देखिए मित्रों, वैयक्तिक विभिन्नताओं के अध्ययन में इन्होंने क्या देखा कि जो जुड़वा बच्चे हों या कोई भी दो व्यक्ति हो, दो बालक हो, उनकी जो इच्छा, जो उनकी बुद्धि होती है, सोचने का स्तर होता है, रुचि होती है, योग्यता होती है, शारीरिक बनावट होती है, मानसिक क्षमता होती है, कुछ न कुछ व्यक्तित्व जो होता है वह एक दूसरे से भिन्न होता है। इसलिए इन्होंने वैयक्तिक विभिन्नता पर अध्ययन करके यही बताया। देखिए मित्रों, अगला पॉइंट है हेरिडिटरी जीनियस नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो हेरिडिटरी जीनियस नामक पुस्तक के लेखक आपके फ्रांसिस गाल्टन है। जीनियस का मतलब होता है प्रतिभाशाली। तो मित्रों, जो हेरिडिटरी जीनियस नामक पुस्तक के लेखक कौन है,
तो फ्रांसिस गाल्टन है। अगला पॉइंट है मित्रों, निर्धारण मापनी के जनक कौन है? तो फ्रांसिस गाल्टन है। निर्धारण मापनी का मतलब होता है मित्रों रेटिंग स्केल। देखिए मित्रों, रेटिंग स्केल का मतलब देखते होंगे कि आप जैसे कि एक वर्ष में खिलाड़ियों की सूची आती है, प्रथम नंबर पर विराट कोहली हैं, दूसरे नंबर पर मार्टिन गुप्टिल हैं, तीसरे नंबर पर फलाने हैं, चौथे नंबर पर ढिकाने हैं। तो मित्रों इस प्रकार से आपकी चाहे वह गरीबी देशों की सूची आए या अमीर देशों की सूची आए, या मित्रों कुछ ऐसी सूचियाँ आती है जैसे कि अमीर व्यक्तियों की सूची आती है कि पहले नंबर पर मुकेश अंबानी है, दूसरे नंबर पर बिल गेट्स है, तीसरे नंबर पर अमेजॉन के फलाने हैं, ढकाने हैं, यानी कि कुछ भी मित्रों जो रेटिंग स्केल बनाई गई पहला दूसरा तीसरा नंबर पर, इस प्रकार से जो रेट किया गया इसी को निर्धारण मापनी कहते हैं। इसके जनक कौन है? तो फ्रांसिस गाल्टन है। देखिए मित्रों, पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि जुड़वा बच्चों पर पहला अध्ययन किसने किया? तो फ्रांसिस गाल्टन ने किया। अगला पॉइंट है मित्रों, पर्सनालिटी शब्द का पहला प्रयोग किसने किया? तो पर्सनालिटी शब्द का पहला प्रयोग फ्रांसिस गाल्टन ने किया। देखिए मित्रों, यहाँ पर हम सिर्फ बात करते हैं पर्सनालिटी शब्द का पहला प्रयोग किसने किया? तो फ्रांसिस गाल्टन ने किया। यदि मित्रों हम बात करें पर्सनालिटी शब्द कैसे निकला, तो देखिए मित्रों, ग्रीक में जो ग्रीक यूनान है वहाँ पर एक नाटक होता था। नाटक के दौरान क्या होता था कि व्यक्ति मुखौटा पहनकर नाटक किया करते थे। तो मित्रों इस मुखौटे को पर्सोना शब्द से उल्लेखित किया गया। पर्सोना से ही पर्सनालिटी शब्द का निर्माण हुआ है। तो मित्रों अगला पॉइंट है जैव सांख्यिकी का वंशानुक्रम का नियम या जैव सांख्यिकी का वंशानुक्रम का सिद्धांत क्या कहता है? देखिए मित्रों, जैव सांख्यिकी का वंशानुक्रम के सिद्धांत में फ्रांसिस गाल्टन ने यह बताया कि जो पिछड़ी पीढ़ी के गुण होते हैं वह बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं, लेकिन वह ट्रांसफ़र किस प्रकार से होते हैं। जैसे कि मित्रों देखिए, है एक बालक है, इस बालक के जो माता पिता है, माता पिता से जो वंशानुक्रम के गुण होते हैं वह 1/2 आते हैं। यानी कि मित्रों माता से भी आधे गुण आते हैं और पिता से भी आधे गुण आते हैं। अब मित्रों हम बात करते हैं इनके पूर्वज यानी कि दादा दादी से कितने आते हैं? 1/4 गुण आते हैं। यानी कि आधे से आधा गुण नानी के पक्ष से, यानी कि माता के पक्ष कौन हो जाएगा? नानी हो जाएगा। और आधे से आधा से 1/4 गुण पिता के पक्ष से आएगा, यानी कि दादा के गुण आएंगे। तो मित्रों और इनके पूर्वज जो होंगे 1/8 गुण आते हैं। इनके पूर्वज जो होंगे 1/16, 1/32, 1/64, 1/128, 1/256। यानी कि मित्रों जितनी दूर की पीढ़ी होगी उतने आधे गुण किस में आएंगे? बच्चे में आएंगे। आधे नहीं मतलब मित्रों उसके आधे उसके आगे वाली पीढ़ी को मिलेंगे, उसके आधे उसके आगे वाली पीढ़ी को मिलेंगे, उसके आधे उसके आगे वाली पीढ़ी को मिलेंगे। तो मित्रों इस प्रकार से जैव सांख्यिकी का वंशानुक्रम का सिद्धांत था कि माता पिता यानी कि माता के पक्ष से भी आधे गुण आते हैं और पिता के पक्ष से भी आधे गुण आते हैं। और इनके यदि दादा दादी होते हैं तो इनके गुण आधा इनको मिलते हैं, फिर जाकर आधा किसको मिलते हैं? बच्चों को मिलते हैं। तो इसलिए मित्रों 1/4 हो जाता है। फिर यदि हम 1/8 की बात करें, पूर्वजों की बात करें, तो पूर्वजों के इनके यानी कि माता के पक्ष से आधा गुण इसमें आएंगे, फिर आधा का आधा गुण इसमें आएगा, फिर आधा का आधा गुण इसमें आएगा, तब जाकर बच्चों में पहुंचता है। तो यानी कि मित्रों जितने दूर की पीढ़ी होती है उतने आधे गुण बच्चों में आते हैं। और यह माता पक्ष की बात करें तो मित्रों जो माता के जो बच्चा का ननिहाल होता है, ननिहाल पक्ष से आधा गुण आता है। और जो पिता पक्ष होता है यानी कि जो दादा होते हैं, दादा के भी दादा होते हैं, दादा के पापा इत्यादि जो पिछली पीढ़ी होती है, इनके गुण भी आधा आधा करके आते हैं। जितने दूर की पीढ़ी होती है उतने कम गुण बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं। यानी कि यदि पास की पीढ़ी की बात करें तो माता या पिता के पक्ष की पीढ़ी की बात करें तो सीधा सीधा आधा गुण आ जाता है। लेकिन जबकि वहीं पर जो दादा पक्ष की पीढ़ी होती है तो 1/4 आता है। क्योंकि मित्रों 1/4 इसलिए आता है कि इनकी आधी जो गुण होते हैं वह पिता को प्राप्त हो जाता है, तो बचता है आधा। तो आधे में से आधा गुण प्राप्त हो जाता है किसको? बालक को। यदि हम बात करें 1/8 जो पूर्वजों के गुण होती है तो 1/4 इनको दादा को मिल जाता है, तो 1/4 में से 1/2 इनको मिल जाता है, 1/2 में से आपको आधा मिल जाता है। तो इस प्रकार से मित्रों यह पीढ़ी चलती है जिसे हम जैव सांख्यिकी का वंशानुक्रम का सिद्धांत कहते हैं। चलिए मित्रों मज़ेदार बातें हम आपको बताते हैं। सफल और असफल लोगों का अध्ययन किसने किया? तो फ्रांसिस गाल्टन ने किया। और इन्होंने देखा और क्या पाया, जो कि मित्रों एक चौंकाने वाली बात है, लेकिन इसको पूर्णतः सत्य मान लेना एक सत्यता नहीं होगी, क्योंकि मित्रों इन्होंने बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली बात बताई है।
देखिए मित्रों, फ्रांसिस गाल्टन ने क्या किया। देखिए मित्रों, यदि हम बात करें सफल लोगों की, तो इन्होंने 977 सफल व्यक्तियों पर अध्ययन किया। और इनके सफल व्यक्तियों के अध्ययन के लिए इन्होंने क्या किया मित्रों, इनके एक पीढ़ी पिछले यानी कि पापा के पीढ़ी के पास पहुंच गए। तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि 977 सफल व्यक्तियों में से कम 150 व्यक्ति ऐसे थे जो असफल थे, यानी कि जो इनके पिता थे यह असफल थे। यह क्या देखना चाहते थे कि जो माता पिता के गुण होते हैं कितना बच्चों में ट्रांसफर्ड होते हैं। तो मित्रों, इन्होंने क्या किया, जो पिछले पीढ़ी का अध्ययन किया, पिछले पीढ़ी के अध्ययन में लगभग इन्होंने 977 में से 150 लोगों को असफल पाया और कितने लोगों को सफल पाया, तो 827 लोगों को सफल पाया। तो मित्रों, यह था सफल लोगों का अध्ययन की अधिक से अधिक व्यक्ति कौन सफल थे, जिनके पूर्वज क्या थे, सफल थे, और बहुत कम नाम मात्र के ऐसे व्यक्ति थे जिनके पूर्वज असफल थे, लेकिन वह व्यक्ति कौन था, सफल था। और मित्रों, तब क्या किया, इन्होंने असफल लोगों का अध्ययन किया। पहले तो इन्होंने सफल लोगों का अध्ययन किया तो क्या पाया, यह हमने पीछे आपको बता दिया। अब मित्रों, इन्होंने असफल लोगों का अध्ययन किया। असफल लोगों में भी इन्होंने 977 व्यक्तियों को ही रखा। और मित्रों, इस बार इन्होंने चौंकाने वाली बात क्या देखी, जो 977 असफल व्यक्ति थे, इनके कम से कम 5 से 10 पूर्वज क्या थे, सिर्फ सफल थे, बाकी क्या थे, असफल थे। यह मित्रों क्या था, चौंकाने वाली बात थी कि जो असफल व्यक्ति थे 977, इनके पूर्वज भी लगभग क्या थे, अधिकतर जो थे वह असफल थे और कुछ ही % नाम मात्र के सफल लोग थे। तो मित्रों, इन्होंने सफल और असफल लोगों के अध्ययन के उपरांत अपनी यही बातें बताई थी। और मित्रों, इन्होंने जो सफल लोगों का अध्ययन किया था, सफल लोगों के अध्ययन में इन्होंने इंग्लैंड के बड़े बड़े प्रधानमंत्री, इंग्लैंड की महारानी और बहुत सारे बड़े बड़े व्यक्तियों को लिया था जो कि सफल थे। और मित्रों, इनके इस जो यह अध्ययन किया था, यह अध्ययन भी एक विवादास्पद ही माना जाता है, क्योंकि हो सकता है कि इन्होंने जिन लोगों का अध्ययन किया वह बड़े लोग थे और उनके पूर्वज इसलिए भी सफल हुए होंगे कि ताकि वह जो थे वह एक बड़े पहले ही पद पर पहुंच चुके थे और एक दूसरे पर वह ट्रांसफ़र होते चले गए। तो मित्रों, सफल असफल लोगों के इन्होंने अध्ययन के उपरांत यही पाया था, लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा प्रामाणिकता देने वाली बात नहीं है, क्योंकि विभिन्न विद्वान जो हैं इसका खंडन भी कर चुके हैं। तो मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने हर एक ग्रुप में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।